नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका। लोक प्रशासन की भूमिका यद्यपि सभी देशों में सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण होती है, परंतु हम यदि विकासशील देशों की बात करें तो इन देशों में लोक प्रशासन की जो भूमिका है वह और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो विकासशील देश हैं इनको विभिन्न विद्वानों के द्वारा, विचारकों के द्वारा, शोधार्थियों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। जहाँ पर आर्थिक रूप से जो समृद्ध देश हैं, जिनमें अमेरिका है, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उन देशों को रखा जाता है जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं। वहीं पर जो विकासशील देश हैं उनमें उन देशों को रखा जाता है जहां पर विकास की गति अपना रूप ले रही है, या इस वर्गीकरण में उन देशों को भी रखा जाता है विकासशील देश और अल्प विकसित देश। जो विकासशील देश वह देश है जहां पर विकास की अपार संभावनाएं हैं, और अल्प विकसित देश वह देश है या वो देश हम कह सकते हैं जहां पर विकास की संभावनाएं नगण्य हैं। तो इस प्रकार से विश्व में आर्थिक आधार पर देशों का वर्गीकरण किया गया है। तो ये जो विकासशील देश हैं ये वो देश हैं जो जनसंख्या के आधार पर एक बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर विश्व बैंक की हम रिपोर्ट का आधार पर इसका विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, या वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर लगभग 85% जो जनसंख्या है वो इन्हीं देशों में निवास करती है, जबकि जो विश्व में जो जीडीपी है उसका केवल ये 22% ही शेयर करते हैं। तो इस अंतर से जो विकसित देशों एवं विकासशील देशों के मध्य का जो अंतर है वो इन आर्थिक आंकड़ों से और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। यही अगर हम 2002 की जो मानव विकास रिपोर्ट है उसका भी विश्लेषण करें तो उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो दुनिया के 130 देश हैं उनमें जहां पर कि 40% जनसंख्या निवास करती है वहां पर आर्थिक विकास न के बराबर है, अर्थात ये देश आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। पिछड़े हुए होने का अर्थ है कि ये जो देश हैं इन देशों में लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था या और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी कमी पाई जाती है, जिसके आधार पर इनको विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाता है। प्रशासन की भूमिका का विश्लेषण करने से पूर्व इन देशों की जो विशेषताएं हैं, इनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, उन संदर्भों में लोक प्रशासन की भूमिका का विश्लेषण करना और अधिक सारगर्भित हो जाता है। क्योंकि ये जो देश हैं जिन्हें विकासशील देश हम कहते हैं, विशेषकर ये वो देश हैं जो एशिया के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं और लैटिन अमेरिका के देश हैं, जिनको कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो औपनिवेशिक विरासत इन देशों में चली आ रही थी उससे मुक्ति मिली है और ये स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर वैश्विक पटल पर आए हैं। तो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर आने के पश्चात जो इनके समक्ष प्रमुख चुनौती थी वह चुनौती थी कि किस प्रकार से इन देशों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और विकास किया जाए, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाए।
उसका जो माध्यम था वह था कि सरकार के द्वारा इस प्रकार की नीतियों का निर्माण किया जाए जो जिनको की लागू करके जनता की अपेक्षाओं को और आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। निश्चित रूप से सरकारों के द्वारा इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं, परंतु इन देशों की जो विशेषताएं हैं उनमें प्रमुख रूप से है कि यहाँ पर अधिकतर देशों में कृषि आधारित व्यवस्था है, अर्थात अधिकतर लोग पेशे के रूप में कृषि करते हैं, उनकी आय का साधन एकमात्र कृषि ही होता है। और ये कृषि भी एक इस तरीके की है जो परंपरागत साधनों के या तकनीक के माध्यम से की जाती है, जो जिसके लिए सिंचाई के साधनों की हम बात करें तो वह भी प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं, और बड़ी जनसंख्या के पास जो भूमि का क्षेत्र होता है वह भी सीमित होता है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ विकसित देशों की तुलना करें तो जो भी विकसित बड़े देश हैं उसमें अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, जापान है, ये वो देश हैं जहां पर कि केवल 5% से कम ही जनसंख्या कृषि के ऊपर आधारित होती है, जबकि इन विकासशील देशों में आधे से अधिक और कुछ देशों में 70-80% जनसंख्या इन्हीं कृषि के ऊपर आधारित होती है। अर्थात जो रोजगार के साधन है वो सीमित होते हैं, और जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है वो बेरोजगार रहता है, क्योंकि अवसरों की उपलब्धता कम है। कृषि आधारित होने के कारण लोग कृषि करते हैं। औद्योगिकरण की गति तीव्र ना होने के कारण लोगों के पास औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने के अवसर कम हैं। इसी के साथ उत्पादन का न्यूनतम स्तर है, क्योंकि जो उत्पादन किया जाता है चाहे वो कृषि क्षेत्र में है चाहे उद्योगों के क्षेत्र में है, वो परंपरागत तकनीक पर आधारित होने के कारण उसका जो उत्पादन का स्तर होता है वह न्यून पाया जाता है। आर्थिक जो विकास है उसकी गति धीमी है, क्योंकि जब आर्थिक जो एक चक्र चलना चाहिए निश्चित रूप से वो चक्र उस सीमा में नहीं चल पाता है, तो उसके कारण आर्थिक गति की जो सीमा है, विकास की गति है, वो भी धीमी रह जाती है। इन्हीं देशों में जो एक और प्रमुख विशेषता दिखलाई देती है कि धन का असमान वितरण, अर्थात या तो समाज का एक वर्ग ऐसा है जो बहुत धनी है या जिसके पास संसाधनों पर नियंत्रण बहुत अधिक होता है, जबकि जो बड़ा भाग है या जनसंख्या का एक बड़ा भाग ऐसा है जिसके पास सीमित संसाधन होते हैं। तो गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बड़ा अंतर है, जिसके लिए इस तरीके के अवसरों की आवश्यकता होती है कि गरीब को भी न्यूनतम आवश्यकताएं उसकी पूरी हो, उसकी अपेक्षाएं पूरी हो। इसी के साथ साथ जो ये समाज है वहां पर जो जनसंख्या है उसमें जागरूकता का अभाव है। यद्यपि अभी भी ये देश अगर हम कहें तो इनकी जो यात्रा है 7-8 दशक पुरानी ही है, लेकिन उसके पश्चात भी जो सामाजिक एक तरीके की व्यवस्था है उसमें खुलेपन का अभाव है और उसमें जागरूकता का अभाव है, लैंगिक समानता का अभाव है। सैद्धांतिक रूप से चीजें हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से जब हम बात करते हैं उन नियमों को, कानूनों को, नीतियों को लागू करने की, तो उनमें एक अंतर दिखाई देता है। तो इसका जो परिणाम है वो सामाजिक व्यवस्था का परिणाम आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लोगों की जो कार्य करने का तरीका है, चाहे वो कृषि में है चाहे उद्योगों में है, अभी भी वो कुशल श्रमिक नहीं है, वो तकनीकी रूप से दक्ष नहीं है, वो प्रशिक्षित नहीं है, जिसके कारण जो उत्पादन है उत्पादन में कमी रहती है। क्योंकि जब वही कार्य विकसित देशों में उत्तम तकनीक के माध्यम से किया जाता है, कम समय में किया जाता है, कम मानव शक्ति के साथ किया जाता है, तो वहां पर जो उसका परिणाम आता है बेहतर आता है। लेकिन इन देशों में चूंकि अभी भी कुशल कारीगरियों की कमी है, अच्छी मशीनों की कमी है, जिसका प्रभाव इन देशों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो जब ये देश स्वतंत्र हुए हैं, इनके पश्चात जो प्रमुख समस्याएं रही या प्रमुख मुद्दे थे या लोगों की अपेक्षाएं इनकी सरकारों से जुड़ी हुई थी, वह थी कि आर्थिक विकास हो, राजनीतिक विकास में उनकी सहभागिता हो और इसी के साथ साथ सामाजिक
समानता हो, सामाजिक जागरूकता हो, सामाजिक स्तर पर सभी को समान प्रतिभाग करने के अवसर प्राप्त हो। लेकिन प्रश्न ये रहा कि आखिर जब इतने सारे मुद्दे सरकार के पास में हैं, तो कहाँ पर कमी रह जाती है, कहाँ पर लोक प्रशासन की जो भूमिका है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, जो कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार को सहायता प्रदान कर सके। क्योंकि किसी भी सरकार के द्वारा कितनी ही अच्छी नीतियों का निर्माण किया जाए, ये निर्भर करता है कि उन नीतियों का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जा रहा है। कार्यक्रम की सफलता, सरकार की सफलता, सरकार की लक्ष्य प्राप्ति का स्तर इसी बात पर निर्भर करता है कि नीतियों का क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है। परंतु जो इन देशों में लोक प्रशासन है, वो लोक प्रशासन में जो अभी भी एक कमी दिखाई देती है, वो प्रशासकीय नेतृत्व की कमी दिखलाई देती है। वो जो इन देश हैं जहां पर भी विकासात्मक कार्य या नीतियां लगातार बनाई जाती हैं सरकारों के द्वारा, वहां पर विशिष्ट प्रकार की प्रशासनिक क्षमता की आवश्यकता होती है। लेकिन इन देशों में उस प्रशासनिक क्षमता का, दक्षता का अभाव देखा जाता है। यद्यपि नियामक कार्य करने के लिए ये प्रशासक दक्ष भी हैं, सक्षम भी हैं, क्योंकि औपनिवेशिक विरासत के समय में भी ये कार्य करते आ रहे हैं। परंतु यदि वर्तमान संदर्भों की बात करें, जहां पर कि विकासात्मक कार्यों को करने के लिए विशिष्ट प्रकार की दक्षता की आवश्यकता होती है, नेतृत्व की आवश्यकता होती है, तो उसका अभाव सा दिखलाई देता है। इसी के साथ साथ जो एक संरचना है, समुचित संरचना होती है किसी भी संगठन को चलाने के लिए, उसमें प्रशिक्षण होना चाहिए, उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। उस तरीके का प्रशासनिक संरचना का भी यहाँ पर कमी दिखलाई देती है। यही कमी है जो उनको निर्धारित लक्ष्य से दूर रखती है या वहां तक पहुंचने में बाधा पहुंचाती है। जो लोक प्रशासन है वो मांग करता है अच्छे प्रबंधन की। मैनेजमेंट किस तरीके का हो, तभी तो लोक प्रशासन में जो अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट उभर कर आ रहा है कि परंपरागत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोक प्रशासन सही है, लेकिन अब जो वर्तमान के लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, लोगों की आवश्यकताएं हैं, उनके लिए जब हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो अर्थात लोक प्रशासन का जो प्रबंधन है वो भी इस प्रकार से किया जाए, उसमें दक्षता भी हो, उसमें प्रभावकारिता भी हो और उसी के साथ साथ उसमें मितव्ययता भी हो। जब इस प्रकार का प्रबंधन होगा तो निश्चित रूप से वह जो विकासशील देश हैं उनके लोक प्रशासन को और बेहतर बनाएगा या और एक अच्छी अवस्था में लेकर जाएगा। लेकिन व्यवहार में देखें तो इन तरीके की चीजों का अभी वहां पर कमी हमको दिखलाई देती है। इसलिए आवश्यकता है कि जो सैद्धांतिक रूप से जो निर्णय लिए जाते हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं, उनको व्यवहार में लागू करने के लिए भी उसी प्रकार से, उसी स्पिरिट के साथ उन्हें लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि वो बेहतर परिणाम दे सकें। इसी के साथ साथ प्रशासन जिस व्यवस्थाओं में काम करता है, जिन परिस्थितियों में काम करता है, उसके लिए आवश्यक होता है कि वहां पर जो प्रशासनिक मूल्य हैं वो लोकतांत्रिक हो, जो प्रशासनिक संस्कृति विकसित हो वो संस्कृति लोकतांत्रिक व्यवस्था से साम्यता रखती हो, क्योंकि यही संस्कृति, यही मूल्य प्रशासन का आधार होते हैं और प्रशासनिक मशीनरी इन्हीं को लेकर कार्य करती है, आगे बढ़ती है। तो जब ये प्रशासनिक मूल्य और या ये प्रशासनिक हम कहें संस्कृति अच्छी होगी, बेहतर होगी, लोकतांत्रिक होगी, तो निश्चित रूप से प्रशासन का जो आधार का ढांचा होगा, उनका कार्य करने का तरीका होगा, वो भी और बेहतर होता जाएगा। इसी के साथ साथ जो वर्तमान में सदशासन की बात करते हैं, सदशासन के लिए जरूरी है कि वहां पर उत्तरदायित्व होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए, नागरिक प्रथम होना चाहिए, खुलापन हो व्यवस्था में। इन व्यवस्थाओं का भी इन विकासशील देशों की व्यवस्थाओं में अभाव पाया जाता है। यद्यपि पिछले दशक से के
हम कहें कि 20वीं शताब्दी का जो अंतिम दशक है, जब वैश्विक पटल पर सदशासन की अवधारणा साकार रूप ले रही थी, तो इन देशों के द्वारा भी इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अभी भी इन प्रयासों को और अधिक या तीव्र गति प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। तो ये जो उत्तरदायित्व का अभाव है, जहां पर कि जो ये उत्तरदायित्वता है लोगों के अंदर विश्वास पैदा करती है, नागरिकों को वहां पर लेकर जाती है, नागरिकों के पास लेकर जाती है, उनके मध्य में जुड़ाव पैदा करती है कि भाई काम हमारा निश्चित समय पर पूरा हो जाएगा, वो जनता के प्रति उत्तरदायी रहेंगे, उसका उस व्यवस्था में अभाव पाया जाता है। इसी के साथ जो खुलेपन की हम बात करते हैं या लोगों के सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब तक इन देशों में नागरिक सशक्त नहीं होंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार नहीं होगा, तो उनका प्रशासन के ऊपर जो नियंत्रण है उसका अभाव बना रहेगा। और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए न केवल नागरिकों की प्रशासन में सहभागिता होनी चाहिए, बल्कि वो सहभागिता के साथ साथ प्रशासन के कार्यों के मूल्यांकन में भी अपनी भूमिका निभाएं, तो प्रशासन की भूमिका और सारगर्भित हो जाएगी। न दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ जनता के पास भी स्थानीय स्तर पर ये अधिकार होगा, ये उनके पास शक्ति होगी कि वो अपने राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से उनको जान सकेंगे, उनका मूल्यांकन कर सकेंगे। इसके लिए जरूरी है कि इस प्रकार की व्यवस्था को यहाँ पर अपनाई जानी चाहिए। जो औपनिवेशिक विरासत रही है उसकी विशेषताएं अभी भी इन समाजों में देखी जा सकती हैं, चाहे वो लाल फीताशाही के रूप में हो, कार्यों की लेट लतीफी है जिसमें, इसी के साथ साथ जहां पर कि भ्रष्टाचार की समस्या है, उसी के साथ श्रेष्ठता की भावना है कि लोक सेवकों में ये भावना है कि वो जनता के सेवक ना होकर स्वामी है, जबकि विकसित देशों में जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो ये विकसित होती है कि वो जनता की सेवा के लिए तत्पर है, सेवा करने के लिए उनके वो सरकार में, प्रशासन में आए हैं। जबकि इन देशों में जो एक विशेषता दिखलाई देती है वह है कि स्वामी होकर वो काम करते हैं, सेवक की भावना खत्म हो जाती है, श्रेष्ठता की भावना आ जाती है, लोगों से दूरी बना लेते हैं। तो ये जो एक दृष्टिकोण विकसित होता है, यह दृष्टिकोण जनता और प्रशासन को एक दूसरे से दूर लेकर जाता है, और जब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो जो राजनीतिक लक्ष्य होते हैं उन राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना उतना ही कठिन हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि दोनों एक साथ मिलकर आए, और प्रशासन और प्रशासकों के का ये उद्देश्य होना चाहिए कि नागरिक प्रथम, ग्राहक ओरिएंटेड, क्लाइंट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं कि जो प्रशासन हो वो सिटीजन ओरिएंटेड होना चाहिए, वह उस जनता को ध्यान में रखकर, उस नागरिक को ध्यान में रखकर, जिसके लिए सेवाओं का गठन किया गया है, जिसके लिए नीतियों का निर्माण किया जा रहा है, तो उसी भावना के साथ उनको लागू किया जाना चाहिए। और जो औपनिवेशिक विरासत है उसको छोड़कर तकनीकी रूप से सक्षम होते हुए प्रशासन में जो उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाए वो इस प्रकार का हो, जहां पर कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए एक दूसरे के साथ, जनता और प्रशासक एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाते हुए सहयोग पूर्ण कार्य करके राजनीतिक प्रशासनिक लक्ष्य को पूरा कर सके, ये उनका उद्देश्य होना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो प्रशासनिक मशीनरी है, उस प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा भी जो व्यवस्था है और उसको हम कहें ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, जनता के लिए उसमें ओपन की जाए। उन्हें पता होना चाहिए नीति क्रियान्वयन को लेकर जो बात है, उस नीति क्रियान्वयन में भी जनता की सहभागिता ली जानी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात जब ये नवोदित राष्ट्र अस्तित्व में आए थे तो उसके लगभग 2-3 दशक और 4 तक भी ये महसूस किया जाने लगा था सभी देशों में कि अगर नीतियों के क्रियान्वयन में जनता की सहभागिता नहीं है तो इसका मतलब जो लक्ष्य थे, जो इनको पूरा करना था, वो उससे दूर होते जा रहे थे। अर्थात
इन दशकों में इन सरकारों के द्वारा जो राजनीतिक लक्ष्य रखे गए थे वो राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो सभी देशों के द्वारा इस बात को महसूस कर लिया गया था और स्वीकार भी कर लिया गया था कि अगर उन लक्ष्यों को पूरा करना है, राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करना है, तो जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करना होगा। वो स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संस्थाओं को स्थापित करके उन संस्थाओं के माध्यम से लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करके इस प्रकार के प्रयास किए जाए जिससे कि वहां पर जो विकास की गति है उसको उसमें वृद्धि की जा सके, लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि वुड्रो विल्सन ने जब लोक प्रशासन और पॉलिटिक्स की, राजनीति की द्विभाजन की बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि संविधान बनाना आसान है लेकिन उसे चलाना बहुत कठिन कार्य है, कि अच्छी नीतियां बन सकती हैं जो कि बनाई भी गई, जो कि इन विकासशील देशों के द्वारा जिन प्रतिमानों को स्वीकार किया गया था वो प्रतिमान वे थे जो पाश्चात्य देशों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे। और उनको स्वीकार करते हुए ही जो नीतियों का निर्माण किया गया था उनको निर्माण करके लागू किया गया था। परंतु जो एक अंतर आया वह था नीतियों के क्रियान्वयन में, नीति निर्माण और क्रियान्वयन के बीच का जो अंतर है कि किस प्रकार से उन नीतियों को बेहतर तरीके से लागू किया जाए। क्योंकि वर्तमान में अधिकतर राज्यों के द्वारा जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया गया है वहां पर सरकारों के द्वारा जो भिन्न भिन्न विकासात्मक योजनाएं बनाई जाती हैं, उनको निर्माण किया जाता है, कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो वहां पर जो प्रशासनिक मशीनरी है वो भी विकासोन्मुख होनी चाहिए। अर्थात उसका भी जो उद्देश्य है वो विकास को प्राप्त करना होना चाहिए। और जब ये लक्ष्य होगा तो निश्चित रूप से जो विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका है वह और अधिक सारगर्भित हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगी और निश्चित रूप से जो लोगों को, नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने की बात है वो वहां पर उनको मिलेंगी। बेहतर जीवन स्तर होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, यातायात सभी के साधन उनको उपलब्ध होंगे, उनकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, उनकी अपेक्षाएं पूरी होंगी, राजनीतिक स्थिरता पाई जाएगी और सभी मिलकर निश्चित रूप से उन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में निरंतर सफलता प्राप्त करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।